बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप जमहूरियत। नाज़रीन, डी चौक पर एहतजाज की नाकामी के बाद इमरान खान साहब कहते हैं उनके पास आखिरी कार्ड अभी भी मौजूद है और वो आखिरी कार्ड किसी को नहीं बताएंगे। इमरान खान का ये आखिरी कार्ड कितना बाअसर होगा? क्या तहरीके इंसाफ सियासी तौर पर अपने मामलात को हल करेगी या फिर से एक दफ़ा एहतजाज करेगी और फिर इस्लामाबाद की कॉल दी जाएगी? तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उनकी एहतजाजी तहरीक जारी है। ये जो है तहरीक इस तरह से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन साथ साथ हम दूसरी तब्दीलियां भी देख रहे हैं। सियासी महाज पर जो है बैरिस्टर गौहर वो कहते हैं कि हम ये तमाम मामलात को पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और पार्लियामेंट से अपनी आवाज़ को मज़ीद मौसर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो हम मुतालबात हैं, जो हमारे अहदाफ हैं, उनको हासिल किया जाए। इसके साथ जो बड़ी अहम तब्दीली आई है जुडिशल कमीशन से उमर अयूब और शिबली फराज, दो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इमरान खान साहब की जानिब से जो नामजद करदा अब दो रहनुमा अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई के रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि अदालत से उनको किसी रिलीफ की, बड़े रिलीफ की तवक्का नहीं है। उसकी वजूहात वो कहते हैं कि जब से 26वीं तरमीम हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने भी उन्होंने ये मामला उठाया कि डी चौक के मामले पर सू मोटो नोटिस लिया जाए, लेकिन जज साहब ने उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक होगी तभी उनके मामलात सुने जाएंगे। बहरहाल इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून है। हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नदीम कुरैशी साहब, आखिरी कार्ड, हर दफ़ा ही बात होती है कि फ़ाइनल कॉल, आखिरी कार्ड, अब क्या है इमरान खान साहब के पास ऐसा जो पहले नहीं था और अब वो करेंगे तो जादू हो जाएगा? बिस्मिल्लाह हमारे नहीं। बहुत शुक्रिया जित साहब। देखिए, मैं आखिरी कार्ड के हवाले से तो ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। खान साहब और उनके जिनकी मुलाकातें खान साहब से हो रही है वो बता सकते हैं। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, पाकिस्तान के सारे निज़ाम सियासत में जो ट्रम्प कार्ड है वो पाकिस्तान की आवाम है। हम किसी सूरत भी अवामी तायद और हमायत को ना नजरअंदाज कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए। आज भी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का एक कॉमन मैन जो इस पूरे निज़ाम का सबसे बड़ा विक्टिम है, वो अगर किसी एक जमात से तवक्को और उम्मीद रखता है, किसी एक फर्द को अपने लिए मसीहा और अपनी उम्मीदों का मरकज समझता है, वो जमात तहरीक इंसाफ है और वो लीडर इमरान खान है। जहाँ तक आपने फरमाया कि जी 24 नवंबर का जो लॉन्ग मार्च था या धरना था हमारा, वो नाकाम हो गया, मैं नाकाम नहीं समझता। पुरअमन एहतजाज करना हर जमहूरी मुल्क में अवाम का बुनियादी हक होता है। जब मुझे, आपको मेरे हकूक से महरूम किया जाएगा, हम एहतजाज के अलावा क्या कर सकते हैं? और जब उन पुरअमन एहतजाज एहतजाज पर हुकूमत वक्त अपनी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करती है और लोगों के खून बहते हैं, नाहक लोग अपनी जानों से जाते हैं, लोगों को जख्मी किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, लोगों की अमलाक तबाह की जाती हैं, तो मैं नहीं समझता वो तहरीकें किसी खौफ के तहत खत्म हो जाती हैं। तहरीक इंसाफ की जो ये स्ट्रगल है, फलाह के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए और हकीकी मानों में अवामी हुकूमत के लिए, ये जारी थी और जारी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि इतने बड़े लेवल पे एक मूवमेंट शुरू हो। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पहले भी बहुत सारी सियासी जमातों ने, मैं पीएमएलएन का भी नाम लूंगा, पीपल्स पार्टी का भी नाम लूंगा, जिन्होंने इस तरह की जद्दोजहद शुरू की, लेकिन बाद में उन्होंने कंप्रोमाइज किए। उन्होंने गवर्नमेंट के मिलने पर और इक़्तिदार के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद को जद्दोजहद का नाम दिया। जैसे उन्हें इक़्तिदार मिला तो अपने उस कौज से पीछे हट गए। आप किसी तहरीक सूरत इंसाफ को कॉम्प्रोमाइज बहरहाल नहीं करेंगे? मौरख भी और आज का एक मुअत्तिल मिजाज लीड लिखारी साहब, भी आपके ये लीडर किसी जरूर सूरत कैंडिडेट देगा कॉम्प्रोमाइज कि नहीं तहरीक करेंगे? इंसाफ जिस मौक़िफ़ पे आज से 3 साल पहले थी, जिस मौक़िफ़ पे आज से 10 साल पहले थी, साहब, इस कैन यू मौक़िफ़ पे हेयर आज से मी? 26 साल पहले थी, कि इंसाफ आप एक मेरा माशरे सवाल में सुन जब पा रहे हैं हर सर? कंपोनेंट के लिए आम होगा और मुतवाज़िन मैं निज़ाम इंसाफ होगा। मैं नदीम साहब से दोबारा सवाल करूंगा। सर, आपके लीडर किसी बात पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? अभी ये आपने
आपका डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन है, कोई भी डील नहीं की जाएगी, किसी भी तरह से बाहर आने की कोशिश नहीं की जाएगी तो मैं नहीं बैकडोर समझता रास्तों कि के तहरीक जरिए। इंसाफ की जदोजहद को ये कहा जाए कि जी वो नाकाम हो गई। नाकाम हुकूमत हुई है कि जो अपने ही शहरियों पर बजाय उनसे निगोशिएट करते, उनसे बात करते, उनको इंगेज करते। मैंने तो यही देखा है कि सियासी हुकूमतें लोगों को इंगेज करती हैं, लोगों से बात करती हैं, लोगों को टेबल पर लाती हैं, उनके मुतालबात सुनती हैं। अगर वो 10 मुतालबात करते हैं, 4 या 6 या 2 या 10 या 8 पर बात हो जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि हुकूमत वक्त को इस बात का बिल्कुल एक यकीन है हुकूमत वक्त ने कि बात नहीं की। मैं हसन अवामुन्नास रजा पाशा साहब की जाने बढ़ूंगा। हसन साहब, एक तो आज भी जो धरना केस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हमने तो आपको पुरअमन तरीके से तमाम मामलात को निपटाने का कहा था, आपने कंटेनर्स लगा के पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, इवन मैं खुद नहीं पहुंच पाया अपनी ड्यूटी पे। तो सर, जिस तरह से हुकूमत ने इस तमाम मामले को टैकल किया है, इतने बड़े एहतजाज को, बीइंग अ लॉयर आपकी क्या राय है सर? आप बड़ी मूवमेंट्स लीड करते रहे हैं, लॉयर्स कम्युनिटी का बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में, इसी तरह होना चाहिए था। ज़ैद साहब, बात ये है कि एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, इज़हार राय की आज़ादी वगैरह वगैरह, ये पाकिस्तान के आइन में हर शहरी को ये हकूक़ और बुनियादी हकूक़ के तौर पे दिए गए हैं और वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होती है और इसमें भी जो राइट दिया गया तो उस पे ये कहा गया कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये शर्त रखी गई तो एक रेड लाइन रख दी गई कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। आप इज़हार राय की तो आज़ादी है आपको, लेकिन एक लिमिट्स में रखा गया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। और भी इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो फिर कानून हरकत में आता है। अब देखें, चौथी बार कॉल दी गई। हम जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहायशी हैं, हमें पता है कि इस कॉल की वजह से जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है इन दो शहरों की, वो बिल्कुल मफलूज होकर रह जाती है। ठीक है, एहतजाज हक जरूर है, करना भी चाहिए, लेकिन एक तरीकाकार के तहत। अब जैसे अब दो वर्शन है ना, एक हुकूमती वर्शन है कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं था, ये तशद्दुद से भरा हुआ एहतजाज था जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने असला भी उठाया हुआ था, आशली असला था। और उसमें देखें, जब गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया तो उस वक्त तक 3 रेंजर्स एहलकार और 1 पुलिसमैन शहीद हो चुके थे। अब एक्शन क्या इनका बनता था या वेट एंड सी की पोजीशन में रहते? इसमें बड़ा सवाल एक ये भी पैदा होता है कि आप तो ये कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज नहीं था, मुजाहिरीन जो हैं वो मुसल्ला भी थे और मुजाहिरीन जो हैं वो तोड़ फोड़ भी करते रहे। आपकी अपनी जो है तंजीम, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई नाज़रीन, जिसमें वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि उनके होते हुए यूज़ ऑफ फोर्स हुआ और मुजाहिरीन को जो डिस्पर्स किया गया वो यूज़ ऑफ फोर्स के तहत किया गया। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी मामलात पे बात चल रही है। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज निकाली थी, उसमें मोहसिन नकवी साहब से इस्तीफ़ा मांगा गया था और कहा गया था कि किस तरह से मुजाहिरीन को डिस्पर्स किया गया, इस पर एतराज़ात थे। तो आपकी लॉयर्स कम्युनिटी कह रही है कि वज़ीर दाखिला को इस्तीफ़ा देना चाहिए। डू यू एग्री? देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ये प्रेस रिलीज थी। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल को, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार प्रेस रिलीज जारी नहीं की और ना ही कोई ऐसी डिमांड की है। लेकिन चूंकि उस वक्त सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी, और आप देख लें कि कितने प्रोग्राम शायद आपने किए होंगे और मुख्तलिफ चैनल्स पे, कि एक जो जिम्मेदारान हैं पॉलिटिकल पार्टी के, पीटीआई के, वो मीडिया पे बैठ के और ओपनली लाउडली कह रहे हैं कि 278 शहादतें हुई हैं। अब 278 शहादतें मीन्स कि पूरा एक कब्रिस्तान खुदा न खास्ता बन गया डी चौक पे। उसको उसको उसके वो डेड बॉडीज को लेके जाना, फिर उसको वॉश करना,
यानी अभी वहां से वो गए ही थे तो दो मिनिस्टर्स वहां पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इतनी जल्दी उनको छुपाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। फिर कल ही सुना कि चेयरमैन साहब ने उस बयान से लातलगी का इजहार किया, उसको ऑन नहीं किया और कहा जी के 12, अब 12 और 278 में आप देख लें कि 19-20 का फर्क हो तो चलो एक बात है, कोई फर्क देख लें। और उसके मतलब भी हुकूमत ने ये कहा कि आप 12 का तो सबूत दें, हमें पता चले कि क्या है। इट मींस कि अनसर्टेनिटी है। डेथ टोल के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं आई, ना अपोजिशन साबित कर सकी कि इतनी ठीक। हुई है, और ना ही हुकूमत साबित कर सकी कि कोई नहीं हुई है। और एक भी अजीब एम्बिग्विटी थी। लेकिन पहले दिन जब 278 की वो फिगर आई, तो यकीनी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे नुमाइंदे हैं उनको तशवीश हुई कि ये तो जुल्म हो गया, ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये प्रेस रिलीज की होगी, लेकिन अगर आप उनसे क्लैरिफाई अब कर लें तो शायद वो अदरवाइज यानी वो सोच कह रहे रहे हैं हो ज्यादा कि टॉल ऐसी ज्यादा बात इंक्रीज हो तो वो नहीं। करेंगे, अदरवाइज नहीं 12 नहीं, लोग अगर हों तो नहीं देखिए, करेगी सुप्रीम कोर्ट नहीं 12 बार। भी नहीं है ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 12 के मतलब हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं वो कह रहे हैं जी हमें 12 का सबूत दें। अभी आप देखें, आप मीडिया मीडिया हाउस में बैठे हैं, मुझे बताएं कि क्या आपको 10, 12, 8, 6 बंदों की कोई लिस्ट आई है कि फलां सन ऑफ फलां, फलां का बेटा, जी, फलां का तहरीक इंसाफ ने इस भतीजा, हवाले से बड़ी कोई क्लैरिटी कोई देनी है, आपकी बात इस हद तक कोई दुरुस्त है। कुछ भी नहीं आया ना, मैं वही नदीम कुछ कुरैशी भी नहीं साहब की आया। जानू हाँ जी। बढ़ूंगा। नदीम कुरैशी साहब, किस तरह से मामलात अब लेके चलेंगे? डू यू थिंक के अब पीटीआई विल अडॉप्ट द यू कैन से कि रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएगी, मुज़ाकरात की तरफ जाएगी, सियासी तौर पे मामलात को हल करेगी, और आपके पास एक और रास्ता जो है वो मज़ामत का है, वो तो आप करते आ रहे हैं, खैर एहतजाज की दोबारा से कॉल दी जाएगी? देखिए सिद्दीक साहब, मज़ाहमत हमेशा वहां होती है जहां एक तरफा फैसले हो। हुकूमतें हमेशा से दुनिया भर में, मां सिवाय आमरीत के, डिक्टेटरशिप के, हुकूमतें हमेशा अपोजिशन को इंगेज करती हैं। एहतजाज होना कोई बुरी बात नहीं है। जेनेवा में एहतजाज होते हैं, यूएनओ के बाहर एहतजाज होते हैं। तमाम जिंदा आज़ाद मुआशरों में प्रोटेस्ट होना एक जमहूरी हक होता है। मेरे लिए एज ए सियासी वर्कर के बड़ी है ये, मतलब एक नई चीज है कि ये पहली हुकूमत देखी है जिसको अवाम के एहतजाज पर इतनी नागवारी महसूस होती है। अभी सर एहतजाज संजानी में बैठ जाते ना, आपका पीसफुल प्रोटेस्ट भी रहता, बात और भी मानी जाती, आपके मुतालबात भी सुने जाते, डी चौक पे आके एहतजाज करना कोई लिखा हुआ तो नहीं है कहीं पे? देखें, डी चौक भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। और जिस इट्स वक्त हमारा क्लोज टू ये रेड जोन, और वहां पे आपको पता है लॉ पास हो गया कि डी चौक पे एहतजाज नहीं कर सकते हैं। आपको एक चीज की मैं वजाहत दे दूं। तमाम लीडरशिप की तरफ से ये बिल्कुल बड़े वाज़ेह हिदायत थी कि कोई शख्स रेड जोन की तरफ नहीं जाएगा। हमें भी अंदाजा है सारे मामलात का। ऐसा नहीं है कि हम खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के हवाले से कोई नेगेटिव सोचते हो। हमारा मुखालिफ जो मर्जी कहे, जो मर्जी कहने देने की कोशिश करे। आजकल तमाम मीडिया पर इश्तहारात की भरमार है। मतलब वो हुकूमत जिसको पब्लिक वेलफेयर जिसका टास्क होना चाहिए था, गुड गवर्नेंस जिसका टास्क होना चाहिए था, आज वो अपनी एक मुखालिफ सियासी जमात के हवाले से पूरी इश्तहारात की मुहिम चलाए हुए हैं। लेकिन आप देखें, क्या आम आदमी इस बात से मुतासर हो रहा है? कतई नहीं हो रहा। लोगों को अंदाजा है इस बात का कि हुकूमत की तरफ से इस तरह का रवैया रवा रखा जाना ना आज के दौर में ठीक है, ना माजी में ठीक था, ना आइंदा ठीक होगा। इंसानी जान, एक शख्स भी, आप और मैं, किसी के लिए कीमती ना हो, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए तो तो कुरैशी साहब सबसे। पॉलिटिकली मामलात को हल करेंगे या एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे? मैं आपसे गुजारिश कर दूं, हमने पहले भी पॉलिटिकली मामलात को हल करने की पूरी कोशिश की और इंतखाबी नताइज को ना चाहते हुए भी ठीक। सिस्टम का हिस्सा बनकर हमने एक तरह कोशिश की कि चीजें आगे बढ़े। जी पाशा साहब, अब एक पंजाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट डिसीजन आया हुआ है, और उस डिसीजन में अब तक नजरसानी की दरखास्त के आने के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, मखसूस नशस्तों के हवाले से फुल कोर्ट का डिसीजन हो और उसको बैक न कर रही हो अगर वकला तंजीमें, तो मेरा ख्याल से एक बहुत बड़ा खला है। जो कहा जाता है कि बेंच और बार एक गाड़ी के दो पहियों की मानंद होते हैं, तो सर क्यों इस तरह से वकला तंजीमें इस मामले पे खामोश हैं? देखें, बात ये है कि
आर्टिकल 189 और 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उनमें बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम फैसले, जजमेंट्स या डायरेक्शंस वो हर इंडिविजुअल और इदारे पर लाजम है कि वो उसको माने और उस पर अमल दरामद करें। अब एक 13 रुकनी बेंच ने फैसला था, 8-5 की रेशियो से फैसला आया और उसकी अपील जो है वो पेंडिंग है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब उसके तहत ये हो सकता है कि जो वो जजेस जिन्होंने पहले फैसला किया हो वो तो उस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। और फिर दूसरी जो है बात वो इस तरह है कि वो उससे जायद जजेस बैठे तो वो फैसला करें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त जो तादाद है वो इतनी नहीं है कि मजीद वो जजेस बैठ के उस अपील पे फैसला करें। तो इसीलिए आई थिंक जो अमेंडमेंट आई है जजेस की तादाद के हवाले से वो अप टू 34 जो कर दी गई है, तो इसीलिए कर दी गई है कि इस किस्म के जब मैटर्स आएंगे तो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सफिशिएंट होने चाहिए तो ताकि जो आप एपलेट समझते हैं कि पहले कैपेसिटी में बैठ जजेस की के इंडक्शन वो होगी करें। फिर ये केस लगाया जाएगा? क्योंकि कम अज कम 14 जजेस उसमें बैठे, कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि अगर तो इनिशियल स्टेज पे अब कोई आती है आईनी पिटीशन तो उसका फुल बेंच 7 जजेस पे मुश्तमिल होता है, वो सुन सकते हैं। लेकिन चूंकि ये पहले से एक सिलसिला चला हुआ था और 13 रुकनी बेंच ने सुना था और 8-5 की रेशो से फैसला आ चुका, तो 8 जजेस के फैसले को अनडू करना है, फर्ज कर लें अगर अनडू करना है तो फिर भी इनको 14 जजेस बिठाने पड़ेंगे। अब 26th अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मैटर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ही समाअत कर सकते हैं। जो सर रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है बेंच वो को उसकी बने हुए 3 हफ्ते हो गए, उसकी सारी समाअत नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो एप्लीकेशंस पहले लगाई जा रही हैं, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को क्या खुद इस बात का नोटिस नहीं लेना शायद चाहिए? शायद मैं आपको समझा नहीं सका कि ये 7 रुकनी बेंच बैठ के भी उस फैसले को अगर अनडू करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन 7 आइदर वे रुकनी जो बेंच के भी पास करना ये है। तो इख्तियार है कि मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दे कि इस पे दोबारा से फुल कोर्ट बनाई जाए, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल से मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि अगर इस मामले को सुनना हुआ तो जुडिशल कमीशन को दोबारा भेजा जाएगा। देखिए जुडिशल कमीशन टाइम टू टाइम बैठ रहा है और वो मसलन आप देखें कि एक जज उन्होंने और इंडक्ट करने हैं, ठीक। जस्टिस आयशा मलिक साहबा की माजरत किसी 1-2 केसेस में उन्होंने माजरत की क्योंकि वो पहले उस केस में फैसला कर ठीक। चुकी हैं, तो वो नहीं बैठ सकती। तो इसलिए अब जुडिशल कमीशन का इजलास आई थिंक 6 तारीख को होने जा रहा है, तो वो एक और जज इंडक्ट करेंगे। तो जुडिशल मेरा कमीशन ख्याल का ये है इजलास 6 कि तारीख को होने जा रहा है। फैसल रजा पाशा हमारे साथ मौजूद थे। हमें पीटीआई के रहनुमा ने, नदीम कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आपको बताएंगे ब्रेक से वापस आके आईटी सेक्टर को कितना नुकसान हो रहा है। हुकूमत दावे कर रही है कि इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंटरनेट असल में सुस्त रवि का शिकार है, लोगों को मुश्किलात हैं, लोग तकलीफ में हैं, मुल्क को नुकसान हो रहा है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे इंटरनेट की सुस्त रवि पर। पाकिस्तान में तकरीबन 19 करोड़ अफराद जो हैं इंटरनेट सारिफीन है, 16 करोड़ इसमें सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं। पिछले दिनों एहतजाज धरनों की वजह से इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद भी रहा, उसके बाद फिर सुस्त रवि का शिकार है। मुख्तलिफ लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको खसूसी तौर पर उठाया जाए। इससे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से IT सेक्टर को तकरीबन $9 लाख से ज़्यादा का नुकसान होता है। हमारी IT एक्सपोर्ट इस टाइम जो है $3.2 अरब है। हमने जो हुजम रखा था $5 अरब तक इसको लेके जाना था, लेकिन हमारी आदात, हमारी पॉलिसी क्या है, इसके बरक्स नज़र आती हैं हमारी पॉलिसीज़। VPN को रजिस्टर करना, गैर रजिस्टर्ड VPN को ख़त्म करना, इन मसाइल में हम फंसे हुए हैं। जबकि फ्रीलांसर्स जो कि जिनकी तादाद तकरीबन 30 लाख है, वो ये कहते हैं कि हम गैर रजिस्टर्ड VPN से ही काम कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड VPN की तरफ जाएं तो हमारे लिए बड़े मसाइल होंगे। इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। कोई आप इमेज भेजें व्हाट्सएप पे, वो डाउनलोड नहीं होता। कोई ऑडियो भेजें, वो आपके पास आसानी से आती नहीं है। हुकूमत मुसलसल दावे कर रही है कि सब कुछ ठीक है।
कंवल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत दावे करती नज़र आ रही है कि हमने इंटरनेट को ठीक कर दिया है। फिर आपने वीपीएन का केस भी देखा कि उन्होंने कहा गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स को अब रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिसके बायस बहुत सारे सारिफिन जो कि बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स को वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, लेकिन वो एक्सेस अब नहीं कर पा सक रहे हैं। तो क्या समझती हैं, हुकूमत के दावे में कितनी सच्चाई है? अवाम एक तरफ रोना रोती नजर आ रही है कि आपने इंटरनेट को तबाह कर दिया, आईटी सेक्टर का टोटल बिजनेस आपने बिठा दिया है। आपकी क्या राय है इसमें? सबसे पहले तो देखें 30,000 फ्रीलांसर्स नहीं है पाकिस्तान में, 30 से 35 लाख पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं, विच मींस कि 30 से 35 लाख ऐसे घराने हैं जिनका रोज़गार जो है वो डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि फ्रीलांसिंग की जो बैकबोन है वो इंटरनेट है, वो हो ही नहीं सकती इंटरनेट के बगैर, और उसके बाद वीपीएन के बगैर। तो वीपीएन और इंटरनेट जो है वो इन सब लोगों का बैकबोन है, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है ये वाली। और इन लोगों के घरों में चूल्हे इससे जलते हैं, ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट अ नाइस टू हैव, दिस इज़ द बैकबोन फॉर द बिजनेस एंड फॉर आवर इकोनॉमी एज वेल। तो इसमें जो है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो डिफरेंट मीडिया टाइप्स हैं, जो कि आप कह रहे थे अभी कि पिक्चर्स और ऑडियो फाइल्स नहीं डाउनलोड हो रही व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा टूल बन गया है जिस पे सारी बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि व्हाट्सएप इस पे भी आ गया, बिजनेस अकाउंट्स व्हाट्सएप पे हो सकते हैं। तो बहुत सारा जो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी लॉजिस्टिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो व्हाट्सएप पे फुली डिपेंडेंट है। और व्हाट्सएप पे उनमें पिक्चर शेयरिंग होती है, उनमें ऑडियो शेयरिंग होती है, उस पर फुली डिपेंडेंट है बिजनेस। तो व्हाट्सएप भी जो है सिर्फ वो एक कम्युनिकेशन या फ्रेंड्स के दरमियान या सोशल सर्कल के दरमियान कम्युनिकेशन का डिवाइस नहीं रह गया, वो प्रॉपर एक बिजनेस के अंदर एज अ बिजनेस टूल इस्तेमाल होता है। और उसके बहुत सारे कैस्केडिंग इफेक्ट, जैसे कहते हैं ना कि अगर वो नहीं हो रहा तो उससे आगे बिजनेस है, उससे आगे बिजनेस। तो सिर्फ आईटी के बिजनेसेस में नहीं, व्हाट्सएप जो है वो बहुत सारे और तरह के बिजनेसेस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया है फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो इस वजह से जो है ये इन सारे बिजनेसेस जिसपे आईटी एक्सपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें ई कॉमर्स भी आ जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिकल एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, ये जैसे बाइकिया और डिफरेंट इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो कि लोकेशन सर्विसेज यूज़ कर रही होती हैं, वो इसमें आ जाती हैं। और इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट हो रही हैं इंटरनेट के ना होने की वजह से। मुझे ये बताएं कि कितना एक नुकसान अगर हम पर मन के हिसाब से देखें तो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि तकरीबन पूरा महीना होने को है जब से ये एहतजाज का सिलसिला था। लॉकडाउन था तब तो मुकम्मल तौर पे बंद था, लेकिन अब पार्शली आप ये कह सकते हैं कि ओपन है। लेकिन हुकूमत तो दावे कर रही है कि हम बिल्कुल ठीक चल रहा है, कहीं पे भी एक्सेस जो है इसकी मुतासर नहीं हुई, जबकि शिकायत इसके बरक्स हैं। तो कितना एक नुकसान अभी तक हो चुका होगा हमें? देखिए, अगर $3 बिलियन आपकी आईटी एक्सपोर्ट इनकम है साल की, उसको आप डिवाइड कर लें 365 डेज के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि पर डे कितना नुकसान होता है। देखिए, ये सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट इनकम का नुकसान है। जो उसके अलावा जो आईटी सेक्टर आपका लोकल आईटी सेक्टर है उसका अलग नुकसान है, जो ई कॉमर्स सेक्टर है उसका अलग नुकसान है, जो ये जो लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट और सारे और प्लेटफॉर्म्स जो कि इंटरनेट पे डिपेंडेंट है उनका अलग नुकसान है। उनका तो नुकसान का अभी पता ही नहीं कि कितना ब्रॉड जो है वो नुकसान है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि जी 2 घंटे की इंटरनेट बंदिश पे कोई $1 मिलियन का नुकसान हुआ है सिर्फ एक कंपनी को। तो अगर सिर्फ एक कंपनी को इतना नुकसान हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि नुकसान का कितना ज्यादा उसका एक रेडियस या डायमीटर होगा उस नुकसान का। अच्छा, इसके अलावा देखें, ये तो वो नुकसान है जो डायरेक्ट हो रहा है, आपको उस वक्त किसी बंदिश की वजह से डायरेक्ट हो रहा है। मगर इसके अलावा बहुत सारा ये नुकसान भी है कि आपके जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जितने भी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में रिमोट वर्कर्स को हायर करती हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी जा सकता है, कोई भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा तो इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा,
वीपीएन को जो है वो रिलीजन के साथ टाई कर दिया गया है, और वीपीएन जो है उसका अभी कोई फ्यूचर का कोई पता ही नहीं कि उसका फ्यूचर क्या होना है वीपीएन का, क्योंकि जो रजिस्टर्ड वीपीएन है तो बिल्कुल फीजिबल नहीं है। तो वो कंपनीज का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में किसी को भी हायर करने का या अपनी जॉब्स पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को देने का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाता है, और वो पाकिस्तान में जॉब्स नहीं देंगी क्योंकि उनके और बहुत सारे ऑप्शंस है ना। इंडिया उनके पास है, उनके पास ईस्टर्न यूरोपियन ऑप्शंस है, मिडिल ईस्टर्न ऑप्शंस है, तो वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस नहीं देंगी। अब देखें, पाकिस्तान वाज नेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस, एक्चुअली थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस फॉर फ्रीलांसिंग। कुछ महीने पहले ही जब हमारे ये सारे मसले स्टार्ट नहीं हुए थे, तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉर आईटी आउटसोर्सिंग। तो ये अब जब अगर नई वो रिपोर्ट आएगी, जब अगले साल आएगी, तो पाकिस्तान विल हैव लॉस्ट मेनी प्लेसेस, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, फ्रीलांसिंग, आईटी एक्सपोर्ट, इनकम, इसका बैकबोन ही इंटरनेट है। इंटरनेट इसका ऑक्सीजन है। इंटरनेट के बगैर ये चल ही नहीं सकते, जिसकी वजह से जब एक दफा जो इतनी मुश्किल से आप मेहनत करके क्लाइंट्स पकड़ते हैं, क्लाइंट्स ढूंढते हैं, वो इस एक चीज की वजह से जब आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर वो उसमें जो नुकसान है आपका, जब इंटरनेट वापस भी आ जाएगा, वो जो लॉन्ग टर्म नुकसान है रेप्यूटेशन और क्रेडिबिलिटी में, वो उसका तो कोई खमियाजा ही नहीं है। ये जो रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स की बहस थी, इसमें बड़ी वेग सी रीज़न दी गई, जिस तरह से आपने भी बताया कि इसको रिलीजन से जोड़ दिया गया कि गैर अखलाकी मवाद देखा जाता है। ये जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन होते हैं, इनकी यूजेज फ्रीलांसर कहते हैं कि हमें कंपैरेटिवली बड़ा इजी पड़ता है अगर हम कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं। अगर रजिस्टर्ड वीपीएन की तरफ जाएं तो उसकी रजिस्ट्रेशन, एक तो उसमें चार्जेस भी होते हैं इन्वॉल्व, और फिर उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। इस हवाले से आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड जो वीपीएन्स का मसला है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? रजिस्टर्ड वीपीएन बिल्कुल एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, फ्रीलांसिंग के लिए बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए क्योंकि उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप एक स्टैटिक आईपी एड्रेस पहले खरीदें किसी वीपीएन प्रोवाइडर से, फिर उसको रजिस्टर कराएं। उसको रजिस्ट्रेशन में भी कई घंटे लग जाते हैं। और स्टैटिक आईपी एड्रेस, देख मैंने पहले कहा कि 30 से 35 लाख हमारे मुल्क में फ्रीलांसर्स हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस तो इतने हैं ही नहीं कि वो 30 से 35 लाख जो है वो फ्रीलांसर्स ले सकें। और दूसरा ये कि स्टैटिक आईपी एड्रेस एक बड़ी महंगी चीज़ है। ये जो फ्रीलांसर्स हैं, इनकी तो थोड़ी सी इनकम होती है, $200-300 की इनकम होती है, तो वो तो वैसे ही स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं ले सकते, बिल्कुल ही फीजिबल नहीं है ये। और दूसरी बात ये कि जो रिमोट वर्कर्स हैं, बहुत सारे हमारे मुल्क में रिमोट वर्कर्स हैं। रिमोट वर्कर्स जो है वो जिन कंपनीज के लिए काम करते हैं, और इवन फ्रीलांसर्स, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रीलांसर्स जब कोई जॉब्स उठाते हैं, तो जिन कंपनीज की जॉब्स उठाते हैं, वो कंपनीज अपना वीपीएन देते हैं। देखिए, वीपीएन जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू रिमोट वर्क पॉसिबल होता है, क्योंकि कोई बड़ी कंपनी नहीं चाहती कि उसका जो डेटा है वो इंटरनेट पे एक्सेस हो रहा हो, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी उसका डेटा चोरी कर सकता है, देख सकता है, कुछ भी उसके साथ मैलिशियस चीज़ें कर सकता है उसके डेटा के साथ। तो कोई बड़ी कंपनी नहीं चाहती कि उसका डेटा इंटरनेट पे आए, इसलिए वो अपना वीपीएन उनके पास होता है। वो वीपीएन के थ्रू जो रिमोट वर्कर्स होते हैं वो रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं उनके सर्वर्स को और उनके डेटा को। तो कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अपना वीपीएन रजिस्टर कराएगी? बड़ी कंपनीज तो नहीं कराएंगी। वो क्यों पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ? वो उनके लिए ज़्यादा आसान है कि वो पाकिस्तान से रिमोट वर्कर्स हायर ही ना करें। ये उनके लिए ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि वो अपना वीपीएन जो है वो रजिस्टर कराएं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ। तो इसलिए ये जो वीपीएन रजिस्ट्रेशन वाला ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी चीज़ कही गई है कि भाई इस तरह से करें, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये आप समझती हैं कि बिल्कुल फुटाइल एक्सरसाइज है, और जो ये हुक्म दिया गया है, जिसने इस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, इट विल कॉस्ट अल्टीमेटली जो फ्रीलांसर होगा और मुल्क को नुकसान होगा इसका। बहुत बड़ा इकोनॉमिक नुकसान होगा, बहुत बड़ा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। जिस किसी ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है, जिस किसी ने भी ये रूल निकाला है, उन्होंने हर जाविये से इसको नहीं देखा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमने जो आईटी एक्सपोर्ट है, बड़ा इसके हवाले से बहस हुई और इसके हवाले से डिस्कशंस जो है मुख्तलिफ कमेटीज़ में होती रही। आई वॉज द पार्ट ऑफ द मीटिंग एज वेल। इसमें $5 अरब का हमने कहा था कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आईटी एक्सपोर्ट्स को हम 3.2 बिलियन से ऊपर नहीं लेके जा सके। और हम कहते तो बड़े दावे तो हम ये करते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन हमारे जो स्टेप्स हैं बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी हैं। डू यू एग्री? देखिए, हमने बहुत सारे, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो कि बड़ा जिस कहते हैं ना, सही समत
में वो स्टेप्स लिए, सही डायरेक्शन में वो स्टेप्स लिए, बहुत ज़्यादा फंडिंग दी बच्चों को ट्रेन करने के लिए। हमारी सिक्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की। हमने पैसे लगा रहे हैं उनको स्किल्स देने के लिए, स्पेशली आईटी स्किल्स देने के लिए। लॉज ऐसे लेकर आए, टैक्स लॉज को बेहतर किया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें की, जिससे कहा जा रहा था कि जी अगले 5 साल में हम $15 बिलियन तक लेके जा सकते हैं अपनी आईटी एक्सपोर्ट। मगर मैं बार बार ये कह रही हूँ गवर्नमेंट को कह रही हूँ कि भाई अगर आप हुकूमत इंटरनेट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक बैकबोन, बेसिक जो फाउंडेशन है इस सब चीज़ों की, वो ही नहीं देगी, उसमें खलल पैदा करेगी, तो बाकी जितने भी आप पैसे लगा रहे हैं और जितने भी अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं वो सारे आप खुद ही माइनस कर देंगे। क्योंकि इंटरनेट तो देखें, इंटरनेट तो उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए, इकोनॉमी को सामने रखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। जो गैर अखलाकी चीज़ें हैं उनको ना एक्सेस करना भी इम्पॉर्टेंट है। मगर ये कोई गवर्नमेंट की, देखें गवर्नमेंट ने देखना है कि उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लोगों की अखलाकियात बिल्कुल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तरबियत से करे। इस तरह से चीज़ें ब्लॉक करके आप अपनी इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करें, मेरा ख्याल है ये बेस्ट तरीका नहीं है। ब्लॉक करके चीज़ें, लोगों की तरबियत करें, लोगों को उससे दूर करने की कोशिश करें और कमल, तरीकों आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब हुकूमत ये कहती है कि हमने तो ये इस वजह से कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो ये किस तरह से मुमकिन होता है? एक आम यूज़र जानना चाह रहा है। देखें, वीपीएन जब आप इस्तेमाल करते हैं, एक तो सबसे बड़ा वीपीएन का यूज़ ये होता है कि आप अगर रिमोट वर्कर हैं या फ्रीलांसर हैं, किसी भी कंपनी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वीपीएन के थ्रू करना पड़ेगा ताकि उस कंपनी का डेटा प्रोटेक्ट हो। ठीक। वीपीएन का दूसरा जो है वो वीपीएन ये करता है कि जहाँ से ट्रैफिक जनरेट हो रही होती है उसको मास्क कर देता है, तो ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली ये ट्रैफिक कहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक। तीसरा जो है जो वीपीएन करता है वो ये करता है कि आपकी ट्रैफिक जो भी होती है उसको इनक्रिप्ट कर देता है, विच मीन्स कि अगर कोई भी फायरवॉल है, डीपीआई है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि ट्रैफिक को देखना चाहती है, उसका कंटेंट देखना चाहती है, तो वो देख नहीं सकेगी क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होगी और उसकी इंक्रिप्शन को नहीं उतार सकते ये, अगर वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है। मेरे पास टाइम कम है, मैं आपको बीच में रोकूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछना है फायरवॉल के हवाले से। बहुत सारे जो यूट्यूब यूज़र हैं वो कह रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, कि हमारी वीडियो एक्सेस नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ फायरवॉल। किस तरह से हुकूमत इस फायरवॉल वाले मसले पर, जबकि हुकूमत ये दावा करती है कि हमने ये फायरवॉल लगाई है, तो उसका यूजेज और उससे मुतासरा जो कंटेंट प्रोड्यूसर है, जो कंटेंट क्रिएटर है, उसको कितना एक नुकसान हो रहा है? देखें, फायरवॉल ये कर सकती है, अगर कोई फायरवॉल है, मुझे नहीं पता, मेरे पास इस तरह की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर फायरवॉल ये कर सकती है। फायरवॉल के अंदर पर्टिकुलरली जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में जो डीपीआईज होते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो किसी एप्लीकेशन के अंदर जाके वो पैकेट्स को इंस्पेक्ट कर सकें और रूल्स लगा सकें डिफरेंट, कि अगर उसके अंदर पैकेट के अंदर सर्टेन चीज़ें हैं तो उसके बेसिस के ऊपर वो सर्टेन पैकेट्स को ब्लॉक कर दें, सर्टेन वीडियोस को ब्लॉक कर दें, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फायरवॉल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो ये कर सकती है। वेदर पाकिस्तानी हुकूमत ऐसा कर रही है कि नहीं कर रही, मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर अगर यूट्यूब पे सर्टेन वीडियोस नहीं चल रही हैं और बाकी वीडियोस चल रही हैं, तो ये मुमकिन है कि कोई इस तरह का डिवाइस हो जो कि उन वीडियोस को ब्लॉक कर रहा हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ कवल मौजूद थी, वो अपनी राय दे रही थी। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, जो ये डिसीजन लिया गया है कि वीपीएन की रजिस्ट्रेशन, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फ्रीलांसर्स इससे मसले में है, लेकिन ये पॉलिसी डिसीजन ले लिया गया है। आईटी इंडस्ट्री को इसका नुकसान होगा। कवल चीमा अपनी राय का इजहार कर रही थी। फिलहाल के लिए प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।